हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड मॉड्यूल का ये लास्ट टॉपिक है सिग्नल सिस्टम्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका हमने किया था। जब मैं फर्स्ट मॉड्यूल करवा रहा था वहाँ इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब और थोड़ा और डीप में जाके स्टडी करेंगे इसको। लेकिन सिग्नल एंड सिस्टम और सिग्नल प्रोसेसिंग, दीज आर टू सब्जेक्ट्स इन ऑफ द बीटेक। तो इतना वास्ट सिलेबस है इसका कि इसके ऊपर दो सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, और उस दो सब्जेक्ट में मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा सिग्नल एंड सिस्टम कवर होता है या पूरा सिग्नल एंड प्रोसेसिंग कवर होता है। उसमें हम सिग्नल एंड प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के अंदर कुछ पोर्शन करते हैं, जितना अवेलेबल है, जितना नॉन सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ उसका सिलेक्टेड पोर्शन करते हैं। मीन्स जो हमारे करिकुलम के अंदर है वो सिलेक्टेड पोर्शन है। और सिग्नल एंड सिस्टम का भी जितना थ्रू आउट द मीन्स जितना चीज़ अवेलेबल है, जितना चीज़ रिसर्च हो चुकी है, जितना हम जान चुके हैं, जितने जितने प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस नहीं करते, वो सब हम स्टडी नहीं करते। सिग्नल एंड सिस्टम का जो करिकुलम होता है उसके अंदर भी हम उसका कुछ सिलेक्टेड पोर्शन करते हैं, और उनको सिलेक्टेड पोर्शन जब हम करते हैं वो भी बहुत, ये लगाओ कि दो सब्जेक्ट बन जाते हैं उसके अंदर। सिग्नल सिस्टम एक अलग सब्जेक्ट है और सिग्नल प्रोसेसिंग डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो वो दो सब्जेक्ट के अंदर हम उसका जो अवेलेबल जितना भी सिलेबस है या अवेलेबल जितना भी मटेरियल है, जितना भी अवेलेबल मटेरियल है इसका, उसका कुछ पोर्शन हम इन दो सब्जेक्ट्स में कवर करते हैं। और अब यहाँ जब हमें कवर करना है, आई विल गिव ओनली 1 or 2 आवर्स हेयर। तो अब यहाँ देखिए हम कितना कवर कर पाएंगे। स्टिल आई विल ट्राई टू टच द मेन आस्पेक्ट्स। कोशिश करूँगा जो मेन आस्पेक्ट्स हैं उनको टच करने की, और बहुत डिटेल में जाना है तो आप सब्जेक्ट के अंदर जाइए, और या फिर आप अलग से कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सिग्नल क्या है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, सिग्नल एक मेथड है कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। ठीक है, अब मैं जब इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात करता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात करता हूँ तो वो बात डिफरेंट है, लेकिन मैं एक सिंपली एक सिग्नल की बात करता हूँ। जब हम एंशियंट टाइम के अंदर थे और उस टाइम जब एक ह्यूमन बींग्स जब बात करते थे, एक दूसरे से बोलना नहीं जानते थे, तब सिग्नलिंग इशारे से बात करते थे, वो दैट इज़ ऑल्सो द सिग्नल। ठीक है, और उसके बाद फिर सिग्नल के बोलना सीख लिया इंसान ने, बात करना सीख लिया, उसके बाद क्या है, लैंग्वेजेस आ गई और सब चीज़ें तो आ गई। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे लॉन्ग वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंसान कई समटाइम्स स्मोक करके, धुआं जला के, धुआं दिखा के एक दूसरे को सिग्नल सेंड करते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, समटाइम्स ट्रम्पेट बजा के, मीन्स बाजा वगैरह बजा के, ठीक है, या ड्रम्स बजा के तब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड करते थे, कुछ सिग्नल सेंड करते थे। तो दोज वर आल्सो द वेज टू कन्वे द दीज मैसेजेस। और आपने देखा होगा कि जब आपने केसरी मूवी देखी होगी, केसरी मूवी आई थी, उसके अंदर क्या था कि सनलाइट की जो रेज हैं उनको मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता था, और उन मिरर के थ्रू जब हम रिफ्लेक्ट करते थे तो वहाँ से भी हमने कोडिंग बना ली थी कि इतने फ्लैशेज आए कंटिन्यूसली तो क्या बनेगा अल्फ़ाबेट, इतने फ्लैशेज आए तो क्या बनेगा। तो उन फ्लैशेस की हेल्प से भी हमने एक कोड जनरेट कर लिया था। तो दोज वर आल्सो द मोड्स ऑफ या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। या और उसके अंदर होता क्या था, उसके अंदर सिग्नल्स होते थे। सिग्नल क्या है, सिग्नल है जो फिज़िकल फिनोमिना है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन ही तो भेजनी है, तो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइम वेरिएबल, डिस्टेंस एक्सेट्रा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, टाइम डोमेन ये होगा, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा, ये आपका वोल्टेज हो सकती है, पावर हो सकती है, करंट हो सकता है, कुछ भी यहाँ हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सिग्नल डिफाइंड है वो एक उसके अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जो टाइम के साथ, स्पेस के साथ, ठीक है, वेरी करेगी। और
या क्या होगा, एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल, वहाँ क्या होगा कि एक पैरामीटर वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, या देयर मे बी मैनी वेरिएबल्स ऑल्सो जिनके ऊपर वो डिपेंड करेगा। समझ रहे हो कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, या वो एक से ज़्यादा के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है एक वेरिएबल। तो यहाँ हम जैसे S1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, S1 इज इक्वल टू 5t, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और S2 ये है 20t², मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट की इक्वेशन है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जो S2 सिग्नल है। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल्स हो गए, और उसके बाद क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स हो गए, ठीक है, और इवन एंड ऑड सिग्नल्स, ये कुछ कैटेगराइज किया है हमने, इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब है दैट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम, उसको हम कंटिन्यूस सिग्नल बोलते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या है? वेरिएबल ऑफ टाइम इज कंटिन्यूस। स्पीच सिग्नल, जैसे स्पीच सिग्नल की बात करते हैं, वो कंटिन्यूस सिग्नल ऑफ टाइम है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है डिस्क्रीट सिग्नल, जैसे फॉर एग्जांपल दिन के किस आवर के ऊपर टेम्परेचर कितना है, ठीक है, दिन के किस आवर के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर नहीं, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, वहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो डिस्क्रीट होगा। मीन्स 8 o'clock से 9 o'clock इतना मैक्सिमम टेम्परेचर कोई एक होगा, पीक होगा, 9 to 10 o'clock इतना, 10 to 11 o'clock इतना, 11 to 12 o'clock इतना, मीन्स वहाँ से जो होगा वो आपको डिस्क्रीट मिलेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी उनकी। तो जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर डेली जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे क्लास में उनका नंबर क्या होगा, तो वो भी डिस्क्रीट है। फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना, फोर्थ डे इतना, 5 डे इतना, सिक्स्थ को इतनी, सेवन्थ को इतना, तो वो सारा क्या होगा? डिस्क्रीट फंक्शन होगा। जब हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को दिखाते हैं तब हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम डिस्क्रीट सिग्नल को दिखाते हैं तब हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ब्रैकेट कहाँ? देखिए ब्रैकेट यहाँ कह रहा हूँ मैं, ये वाली ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो इस टाइप की ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और जब डिस्क्रीट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं हम, ये वाली। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है? पीरियोडिक सिग्नल जो है वो रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल, हर इंटरवल के बाद। देखिए ये यहाँ ऐसा है, उसके बाद फिर यहाँ ये चीज़ इतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सेम आएगी, ये चीज़ जो लोअर साइड में है ये सेम टाइम इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होगी, तो रिपीट होता है सेम। और जो एपीरियोडिक सिग्नल है वो रिपीट नहीं होता, दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। यदि रिपीट करेगा भी, सपोज क्रॉस करेगा भी, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही रिपीट करे अपने आप को, तो वो है एपीरियोडिक सिग्नल। जो पैटर्न होगा वो भी सेम होगा, इसके अंदर जो डज नॉट रिपीट इट्स पैटर्न, पैटर्न भी सेम नहीं होता, ठीक है। दे कैन नॉट रिप्रेजेंट बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन, कैन बी, सॉरी, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मैथमेटिकल इक्वेशन। जो पीरियोडिक सिग्नल है उनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन पीरियोडिक को हम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, बिकॉज दोज आर पीरियोडिक, हमें पता है कि कितने पीरियड के बाद क्या वैल्यू आने वाली है, तो वी कैन कैलकुलेट दैट कि सपोज करो यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और हमारा पीक हमें पता है कि कितने पीक पे जाएगी, तो हम बता सकते हैं कि किस टाइम इंटरवल के ऊपर वैल्यूज़ क्या होने वाली है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। और यहाँ जब हम इसकी बात करते हैं एपीरियोडिक सिग्नल की, उसके अंदर हम नहीं बता सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी किसी भी टाइम के ऊपर।
इनको जो पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, बिकॉज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर वैल्यू क्या होगी, तो इसलिए हम उनको डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं, जिनको हम डिटरमाइन कर सके। ठीक है, और एपीरियोडिक सिग्नल को हम रैंडम सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि हमें उसकी किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर हम ये नहीं बता सकते कि व्हाट विल बी द वैल्यू। और एग्जांपल क्या है, साइन वेव, स्क्वायर, सॉटूथ वेव, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और जो एपीरियोडिक सिग्नल के एग्जांपल हैं वो साउंड सिग्नल है या एनी टाइप ऑफ नॉइज सिग्नल। कॉजल सिग्नल, नॉन कॉजल सिग्नल, एंटी कॉजल सिग्नल, ये बड़ा ध्यान से समझना आप, ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कन्फ्यूजन होती है। कॉजल सिग्नल वो है जो इस टाइम इंटरवल के बाद एट प्रेजेंट, और मतलब ये टाइम इंटरवल है जीरो टाइम इंटरवल, इसको मैं जीरो बोलता हूँ। जीरो टाइम इंटरवल कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद डिफाइंड होता है ये। ठीक है, कोई भी टाइम इंटरवल है तो उसके बाद डिफाइन होता है। ये तो आप इस ग्राफ से समझते हो। देखो कॉजल सिग्नल और कॉजल सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। कॉजल सिग्नल तो आप इस तरीके से देख रहे हो, ये कॉजल सिग्नल है, लेकिन कॉजल सिग्नल से आपको बहुत कुछ समझ नहीं आने वाला। कॉजल सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। कॉजल सिस्टम वो होता है जो प्रेजेंट वैल्यूज़, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यूज़ और पास्ट वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से देख के आपको ये नहीं लग रहा कि ये पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ तो देखिए ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कॉजल सिग्नल के अंदर जो दिख रहा है वो कॉजल सिस्टम के अंदर वो चीज़ आप नहीं गैस कर पाओगे क्या होता है। तो कॉजल सिस्टम क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यूज़, प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज़ एंड द पास्ट इनपुट वैल्यूज़। पास्ट वैल्यूज़ जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट वैल्यूज़ के ऊपर। और उसके बाद आता है नॉन कॉजल सिस्टम। नॉन कॉजल सिस्टम ये है, नॉन कॉजल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम है वो, चलो पहले नॉन कॉजल के बजाय मैं एंटी कॉजल बता देता हूँ। एंटी कॉजल सिस्टम क्या होता है, एंटी कॉजल सिस्टम जीरो से लोअर साइड में डिफाइंड होता है। मीन्स जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी उससे पहले डिफाइंड है। मीन्स जब प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब आपको उसकी वैल्यू मिल रही है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। वो कैसे पॉसिबल, आप ये देखिए, जब आपने प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं किया था तब आपको वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नॉट रियलिस्टिक सिस्टम्स। ये जो कॉजल सिस्टम्स हैं वो दोज आर रियलिस्टिक सिस्टम्स, लेकिन जो एंटी कॉजल सिस्टम्स हैं वो रियलिस्टिक सिस्टम्स नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है कि एंटी कॉजल सिग्नल बताया है मैंने अभी, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को अब मैं डिफाइन करता हूँ। ये तो सिग्नल में तो आपने देख लिया कि जीरो टाइम पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर लिए, उससे पहले डिफाइंड है, उससे बाद में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हो कि आपको वैल्यूज, सिग्नल की वैल्यूज तब मिल रही है जब आपका प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब। अब मैं इसको सिस्टम की फॉर्म में डिफाइन करता हूँ। एक एंटी कॉजल सिस्टम वो है जो फ्यूचर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आउटपुट दैट इज डिफाइंड बाय द फ्यूचर इनपुट सिग्नल्स, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ये क्या ये रियलिस्टिक हो सकता है, क्या ये रियलिस्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो एंटी कॉजल सिस्टम है दैट इज नॉट रियलिस्टिक सिस्टम, उसको आप मीन्स आप ये कहो कि ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन करना नहीं हो सकता वो चीज़। उसके बाद क्या है, नॉन कॉजल सिस्टम। मैं अभी रियल टाइम सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताऊंगा, अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हम। उसके बाद है नॉन कॉजल सिस्टम। नॉन कॉजल सिस्टम के अंदर जो कॉजल सिस्टम के अंदर था वो भी है, साथ में जो एंटी कॉजल में था वो भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये प्रेजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पास्ट के ऊपर भी और फ्यूचर के ऊपर भी, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स यदि मैं इसको डिफाइन करूं, इसकी इक्वेशन लिखूं, तो उसमें प्रेजेंट टर्म्स भी आएंगी, पास्ट टर्म भी आएंगे और फ्यूचर टर्म्स भी आएंगे, तीनों टर्म्स आएंगी। और ये यदि मैं जीरो वैल्यू ये लेता हूँ तो जीरो से पहले भी सिग्नल प्रेजेंट है और जीरो के बाद भी सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एंटी कॉजल के अंदर जो चीज़ें बताई और नॉन कॉजल के अंदर वो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
अब देखिए, यदि मैं सिस्टम की फॉर्म में बात करूं, अभी तो मैंने सिग्नल की फॉर्म में बात की, सिस्टम की फॉर्म में बात करूं तो ये प्रेजेंट वैल्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे जो सिस्टम्स हैं, दो सिस्टम्स आर नॉट रियलिस्टिक इन द रियल टाइम। यदि मैं रियल टाइम ऑपरेशन में बात करूं तो ये ऐसे सिस्टम नहीं डिजाइन कर सकते आप। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ आपने सिग्नल को स्टोर कर लिया और उसके बाद प्रोसेस कर रहे हो आप, तो वहाँ ये नॉन कॉजल सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ नॉन कॉजल सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। उसके बाद है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स क्या होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होते हैं जिनको हम मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसको आप बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर वैल्यू क्या होने वाली है। यू कैन टेल a signal which can be precisely written in the form of mathematical equation and one can calculate the exact magnitude of the signal at a given point of time। उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप कोई भी इक्वेशन लिख दो, ये इसका एग्जाम्पल है। रैंडम, आपने कोस की वैल्यू जैसे लिख दी, कोस साइन में कुछ लिख दिया, तो वो डिटर्मिनिस्टिक है। उसके बाद क्या है? रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल क्या है? फ्लक्चुएशंस हैं मैग्नीट्यूड की, और हम ये कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है वो रैंडम है। मीन्स जिसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जिसको हम ये नहीं बता सकते कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो वो क्या है? रैंडम सिग्नल है। इवन और ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं? बहुत इजी है। जिसके अंदर मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवन सिग्नल। जब मिरर इमेज है तो उसको क्या बोलते हैं? इवन सिग्नल। और इवन सिग्नल के अंदर देखिए आप यहाँ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी, मीन्स प्लस टी की साइड चले जाओ और माइनस टी की साइड चले जाओ, जब वैल्यू सेम है तो मीन्स जीरो पर सेम है, यहाँ आ गए और यहाँ आ गए सेम है, यहाँ आ गए और यहाँ आ गए सेम है, इस तरीके से सेम है। और यदि ये एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, मीन्स यहाँ जो वैल्यू है यहाँ उसकी अपोजिट है, यहाँ जो वैल्यू होने वाली है यहाँ उसकी अपोजिट है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑड सिग्नल है। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि मिरर वैल्यू नहीं, मिरर इमेज नहीं है, यदि इवन सिग्नल नहीं है तो वो हमेशा ऑड होगा, मैंने ये बात नहीं कही। ऑड के लिए भी कंडीशन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे मैंने पीछे बोल दिया था कि जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है वो रैंडम है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जो इवन नहीं है वो ऑड है, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। या तो इवन है, इवन के लिए कंडीशन है, और ऑड है तो ऑड के लिए भी कंडीशन है। ऑड के लिए क्या कंडीशन है? कि एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी। इट मीन्स माइनस टी डायरेक्शन में यदि आप चलोगे तो इससे अपोजिट सिग्नल होगा। और यहाँ जब आप बात करोगे तो यहाँ अलग है सिग्नल, यहाँ अलग है, लेकिन क्या है कि इस यहाँ जो वैल्यू है नेगेटिव साइड में जाओगे तो अपोजिट वैल्यू होगी, सेम वैल्यू नहीं होगी, अपोजिट वैल्यू होगी। अब बेसिक सिग्नल्स कौन से हैं जिनके बारे में हम जनरली बात करते हैं? यहाँ ये इम्पल्स सिग्नल है। इम्पल्स सिग्नल सिर्फ जीरो पर डिफाइंड होता है, जीरो पर इसकी वैल्यू होती है। ए इज़ द एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड ये है। और उसके बाद स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल के अंदर एक बार सिग्नल इंक्रीज होगा और उसके बाद कांस्टेंट टीसी लेवल पर चलेगा, कांस्टेंट लेवल के ऊपर चलेगा, तो इट मीन्स टी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो के ऊपर। यहाँ देखो इक्वल टू जीरो था, यहाँ क्या है? इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ क्या है? ए है। और उसके बाद जीरो से लेस देन, वहाँ क्या है? जीरो। उसके बाद आता है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल के अंदर क्या है कि इसकी इक्वेशन है ए टी, टी इज द वेरिएबल और ए इज द कांस्टेंट।
तो टी से ग्रेटर देन के ऊपर क्या हो, ग्रेटर देन 0 के ऊपर मीन्स राइट साइड में जब हम चलेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, और जब लो टी नेगेटिव साइड में जाएंगे तो क्या होगा, 0 रहेगा वहाँ। उसके बाद क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन के अंदर ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये पैराबोला की सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। और यहाँ क्या है कि 0 लेस देन के ऊपर 0 होगा। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक फिजिकल डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन ए सिग्नल, किसी भी सिग्नल के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि जब बहुत सारे कंपोनेंट्स जब मिलके किसी एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही नहीं होता, सिस्टम हम कहते हैं हमारे सोसाइटी का में सिस्टम है ये हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है ये। इट मीन्स बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वहाँ, एजुकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, टीचर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, प्रिंसिपल भी हैं, हेडमास्टर भी हैं, ठीक है, लैब अटेंडेंट्स भी हैं। तो हम क्या कहेंगे, एजुकेशन सिस्टम, उन सब को मिला के, क्योंकि उनका एक टास्क है, वो किस टास्क के लिए काम कर रहे हैं, वो किस टास्क के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, सभी एक सेम कॉमन पर्पज़ के लिए जब काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, उसमें जजेस भी आ जाते हैं, उसमें एडवोकेट्स भी आ जाते हैं, उसमें रीडर्स भी आ जाते हैं, जो वहाँ रीडर होते हैं, वहाँ क्लर्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ गार्ड्स भी सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं, वहाँ के कुछ और जो चीज़ है वो सब मिला के जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, वहाँ जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं हम फिर। तो जब सबका कॉमन पर्पज एक होता है तब हम उसको बोलते हैं एक सिस्टम। तो सेम वे जब मैं यहाँ बात करूँगा तो सिस्टम की बात जब हम कर रहे हैं तो जब सब कंपोनेंट्स मिलके एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो उसको एक कॉमन टास्क को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं, वहाँ जो जो चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो ये कोई इनपुट सिग्नल है और उसके बाद यहाँ सिस्टम है और इसके बाद यहाँ जो आउटपुट आ रही है ये आउटपुट सिग्नल है। सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, देखिए पूरा यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। यहाँ से हमने वॉइस सिग्नल दिया बोले हम, और उसके बाद क्या हुआ, उस सिग्नल को ट्रांसड्यूसर ने कन्वर्ट किया, वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, और उसके बाद क्या होगा, हम उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ट्रांसमिट कर देंगे, ट्रांसमिट करने के बाद हम वेव्स की फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर एंड के ऊपर वो रिसीव होगा, रिसीवर ने रिसीव किया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आगे भेज देगा, किसके ऊपर भेजेगा, ट्रांसड्यूसर। वैसे ये सेंसर है और ये एक्चुएटर है, लिखने को ट्रांसड्यूसर लिख दिया क्योंकि मैंने कहा था एक्चुएटर और ट्रांसड्यूसर सेंसर दोनों ही ट्रांसड्यूसर का टाइप है। तो यहाँ मैंने एक्चुएटर पे भेज दिया और एक्चुएटर पे भेजने के बाद यहाँ क्या आ गया, फाइनल सिग्नल हमें मिल गया, ठीक है। तो और वो सिग्नल किस फॉर्म में होगा, वो साउंड सिग्नल होगा, वॉइस फॉर्म में होगा, और वो हमारी ईयर तक पहुँचेगा। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिग्नल, एलटीआई सिस्टम क्या होते हैं, सुना होगा आपने एलटीआई सिस्टम। तो एलटीआई सिस्टम वो होते हैं जिसके अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, देखो दो चीज़ आ रही है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट जिसमें लीनियरिटी की कंडीशन भी हो और टाइम इनवेरिएंट की कंडीशन भी हो। तो और उसके साथ साथ इसमें और क्वालिटी भी होनी चाहिए, मेमोरी सिस्टम होगा, इन्वर्टिबल होगा, कॉजल होगा, रियल एंड स्टेबल। मोस्टली हम जब सिस्टम्स की बात करते हैं मोस्टली हम कॉजल सिस्टम्स की बात करते हैं, नॉन कॉजल या एंटी कॉजल की बात नहीं करते, क्योंकि रियल टाइम में वो रियलिस्टिक सिस्टम है ही नहीं, वो रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं, ठीक है। रियल टाइम की बात कर रहा हूँ, स्टोर करके तो आप कर सकते हो उसमें कुछ, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेमोरी बेस्ड है, और उसके बाद इन्वर्टेड, जिनको इन्वर्ट किया जा सके, और करंट और पास्ट वैल्यू के ऊपर जो डिपेंड करें, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड ना करें, और फुल्ली रियल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, उनकी आउटपुट और इनपुट रियल हो, आर्बिट्रेरी ना हो,
दे प्रोड्यूस बाउंडेड आउटपुट फॉर बाउंडेड इनपुट। उसकी जो इनपुट यदि लिमिटेड है तो आउटपुट भी लिमिटेड रेंज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनपुट हम लिमिटेड दें और आउटपुट हमें अनलिमिटेड मिले, मीन्स इनफाइनाइट मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीनियरिटी को डिफाइन कर रहे हैं हम। लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं? हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द आउटपुट इज लीनियरली रिलेटेड टू द इनपुट। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर ना हो। सपोज करो जैसे मैं ये कहता हूँ कि उसके अंदर और क्या क्वालिटीज़ होनी, कैसे पता लगेगा कि लीनियर है या नहीं है? उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको हम चेक कर सकते हैं, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। ठीक है, ये दोनों क्वालिटी यदि हैं तो हम ये कहेंगे कि वो लीनियर हैं। कैसे? x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 और x2 मैंने कोई सिग्नल दिया तो हमें x3 यदि उनको मिला के x3 बनता है, तो इट मीन्स x1 से जो आउटपुट आ रही थी वो y1 आ रही थी, x2 से जो आउटपुट आ रही थी वो y2 आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स यदि मैं इसको इंडिपेंडेंटली दूं तो y1 मिलेगा, इसको इंडिपेंडेंटली दूं तो y2 मिलेगा। यदि मैं दोनों को इकट्ठा कंबाइंड मिला के दूं तो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो जो इंडिपेंडेंट देने से जो सिग्नल मिल रहा था उनका एडिशन मिलना चाहिए, उन दोनों का समेशन मिलना चाहिए। क्लियर हो गई बात? मीन्स मैं ये सिग्नल देता हूँ तो मुझे एक आउटपुट मिलती है, मैं ये सिग्नल देता हूँ तो मुझे सेकंड आउटपुट मिलती है। ठीक है, और यदि मैं इन दोनों को कंबाइंड करके देता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए जो इनको इंडिपेंडेंटली देते हैं उनके समेशन। ठीक है, होमोजेनिटी क्या होता है? ये है y1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए x1t। ठीक है, देन द सिस्टम इज ओबेइंग होमोजेनिटी। क्या है इसके अंदर कि y1 x1t से रिलेटेड है, x1t से रिलेटेड है। अब x1t कोई एक सिग्नल है, उसको यदि मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स उसको डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, को 4 टाइम्स कर दूं, तो उसकी जो आउटपुट है वो भी a टाइम इंक्रीज हो जानी चाहिए। मीन्स उसको यहाँ इनपुट मैंने 4 टाइम्स कर दी तो आउटपुट भी 4 टाइम्स होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जितनी प्रीवियसली आ रही थी। x1 के लिए आउटपुट y1 आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट को तो आउटपुट भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको होमोजेनिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। टाइम इनवेरिएंस किसको बोलते हैं? एक सिस्टम है, टाइम के साथ उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा तो उसको मैं बोलता हूँ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मीन्स मैं टी इजिकल टू 0 टाइम पर देख रहा हूँ तब भी वही बिहेवियर है उसका, और t इजिकल टू 1 टाइम पर देख रहा हूँ तब भी वही बिहेवियर है, t इजिकल टू 2 टाइम पर देख रहा हूँ तब भी वही बिहेवियर है, और t इजिकल टू t प्लस अल्फा के ऊपर देख रहा हूँ, मीन्स अल्फा टाइम के बाद देख रहा हूँ तब भी उसका बिहेवियर वही है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स टी इजिकल टू वाई टी, तो एक्स टी प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू टी प्लस अल्फा, वाई टी प्लस अल्फा, ये होना चाहिए। मीन्स एस टी जो उसका रिस्पॉन्स था वो यहाँ भी रिस्पॉन्स वही हो, इस प्रीवियस केस के लिए भी वही, और आगे जो केस आए उसके लिए भी इसका रिस्पॉन्स वही रहना चाहिए, सिस्टम का रिस्पॉन्स वही रहना चाहिए, सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले तो इसका गेन 10 हो और बाद में इसका गेन 20 हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सिग्नल प्रोसेसिंग के जो टाइप हैं वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, और सेकंड है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। 2 टाइप के सिग्नल प्रोसेसिंग हम पढ़ेंगे। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ह्यूमन इंटरेक्शन जहाँ होती है तो वहाँ एनालॉग सिग्नल ही होते हैं। मीन्स जहाँ हम जो भी वॉइस निकाल रहे हैं हमारी, या हमारे जो लाइट सिग्नल्स जब फॉल करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ऑडियो या वीडियो में किसी की बात करता हूँ, ऑडियो या वीडियो किसी भी इनपुट की बात कर रहा हूँ, सेंसर्स पे इनपुट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे एनालॉग सिग्नल ही होते हैं। और जब मैं दोबारा उनको रिट्राइव करता हूँ, मीन्स जब मैं उनको दोबारा ऑडियो या वीडियो में फाइनल स्टेज के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ तो भी वो एनालॉग सिग्नल के अंदर ही होते हैं। तो हमारे मोस्ट ऑफ द सिग्नल जो होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर वो एनालॉग नेचर के ही होते हैं। ठीक है,
तो जो एनालॉग नेचर का मीन्स क्या है कि हमारे कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं वो, और टाइम या स्पेस के साथ वो कंटिन्यूसली उनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, कंटिन्यूसली चेंज होंगी कंटिन्यूस रेंज के अंदर। ठीक है, जो इस टाइप के जो सिग्नल हैं उनको डायरेक्टली हम एनालॉग सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है, कि एनालॉग सिस्टम्स क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं या फ्रीक्वेंसी एनालाइजर या हो गए या एम्पलीफायर हो गए, ठीक है, इस टाइप में उनके थ्रू हम उनको एम्पलीफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम प्रोसेस करते हैं उनको। किसके थ्रू प्रोसेस करते हैं, एनालॉग सिस्टम्स के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उस क्यों प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस इसलिए करते सो दैट उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर सके, उनका एम्पलीट्यूड चेंज कर सके जो रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड है, या उनको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर सकें। ठीक है, और कोई भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को यदि हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मॉड्यूलेशन होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा, वो सारा जो कंसेप्ट है वो जो सब काम करते हैं वो हम एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में करते हैं, एनालॉग सिग्नल के ऊपर ही जो वो प्रोसेस करते हैं सभी। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल यहाँ इनपुट में जा रहा है और एनालॉग प्रोसेसिंग और ये एम्पलीफिकेशन होगा, फिल्टरिंग होगा, मॉड्यूलेशन होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ, और यहाँ आउटपुट में क्या होगा, एनालॉग सिग्नल आउटपुट आ गई। तो डायरेक्टली हमारा सिग्नल एनालॉग फॉर्म में यहाँ यूज़ होगा। जो टूल्स यूज़ होते हैं वो कौन से यूज़ होंगे, इसमें मैथमेटिकल टूल्स कौन से यूज़ होंगे, कन्वोल्यूशन यूज़ करेंगे, फूरियर सीरीज यूज़ करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। कन्वोल्यूशन क्या होता है, कन्वोल्यूशन एक्चुअल में किसी सिग्नल के ऊपर, देखिए कन्वोल्यूशन तो आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन कन्वोल्यूशन है क्या ये मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको। इसका रिस्पॉन्स, ये एक एम्पलीफायर है, फॉर एग्जांपल ये एक एम्पलीफायर है, इसने LTI सिस्टम लिखा, मैं कह रहा हूँ ये एक एम्पलीफायर है, सपोज करो। इस एम्पलीफायर का अपना कोई रिस्पॉन्स है, इसका अपना कोई गेन है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक सिग्नल लगाऊंगा, उस सिग्नल के साथ उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, इस सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा इस सिग्नल के लिए, तो उसको मैं बोलता हूँ, उसको यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कन्वोल्यूशन करूँगा। इज इट क्लियर कि यदि मैं इसका सिस्टम का, ये सिस्टम कोई भी हार्डवेयर सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग हार्डवेयर सिस्टम है कोई, और यदि मुझे इस सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना है कि इस सिग्नल के, इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसका यहाँ कन्वोल्यूशन कर लूँगा। किस किस चीज़ का कन्वोल्यूशन करूँगा, जो इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ वो, और जो इसका रिस्पॉन्स हमें पता है वो। ठीक है, और उसका फिर मैं क्या कर कन्वोल्यूशन करके मुझे ये पता लग जाएगा आउटपुट सिग्नल कैसा होने वाला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रिस्पॉन्स क्या कौन सा है, फिर जब हम फाइनल सिग्नल यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ है ये इसका एक इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्स है। जब भी आप एक कोई भी फिल्टर बनाते हो या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर डिज़ाइन करते हो या एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हो, कुछ भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो, तो आप उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए टेस्ट किया जाता है उसको, और स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए टेस्ट करके उसका हम रिस्पॉन्स लिख देते हैं कि इसका ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्स किसी दूसरे टाइप का जब मैं सिग्नल दे रहा हूँ तो उसके साथ वो मिलके क्या आउटपुट देगा, तो वो हम इससे कन्वोल्यूशन से चेक कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, ये कन्वोल्यूशन के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन के लिए है। सिग्नल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा मेथड है कैलकुलेट करने का। अब यहाँ xn दिया हुआ है, ये xt, t का मतलब क्या था, कंटिन्यूस सिग्नल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर रहे हैं। जब डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर रहे हो तो समेशन यूज़ होता है, जब कंटिन्यूस सिग्नल की बात करते हैं तो क्या यूज़ होता है, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ होता है, ये भी शायद आपको पता होगा कि जब कंटिन्यूस सिग्नल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन यूज़ होता है, जब डिस्क्रीट सिग्नल की बात करते हैं तो समेशन का साइन यूज़ होता है। तो ये हम कन्वोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए भी लगा सकते हैं, और डिस्क्रीट सिग्नल की जब हम बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का समेशन कर देते हैं, और रिस्पॉन्स वही रहेगा कि मीन्स ये एक इम्पल्स के लिए था, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, आपको फाइनल सिग्नल मिलेगा, इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होगा, इस सिग्नल के ऊपर रिस्पॉन्स क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में, तब हम कन्वोल्यूशन से कैलकुलेट करेंगे इसको। फूरियर सीरीज क्या होता है, फूरियर सीरीज होगा किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के अंदर डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं।
ठीक है, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, और उनको क्या करते हैं, फूरियर ने डिस्कवर किया था कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जो है वो साइन और कोस के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, साइन और कोस के कॉम्बिनेशन में। मींस कोई आपको टेढ़ा मेढ़ा पीरियोडिक सिग्नल दिख रहा है जिसके अंदर वो सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ एक ये है, यहाँ एक इस टाइप का सिग्नल आ रहा है, आ गया, और यहाँ ये सिग्नल आ गया, ठीक है। फिर दोबारा सेम इंटरवल के ऊपर सेम सिग्नल आ रहा है, और यहाँ फिर सेम इंटरवल के ऊपर सेम सिग्नल आ रहा है, फिर उसके बाद सेम इंटरवल के ऊपर सेम सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा शेप देख लेना, शेप मैं फ्री हैंड ड्राइव कर रहा हूँ तो इस तरीके ड्राइंग कर रहा हूँ, इसलिए बन रहा है ऐसी। तो इस तरीके से ये ऐसे। अब आप ये देखिए कौन सी वेव है, ये साइन वेव तो है नहीं, ना कोसाइन वेव है, लेकिन क्या है कि फूरियर ने ये कहा कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है तो उसको आप साइन और कोसाइन की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है।